अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट से मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर, बल्कि अंदरूनी कहानी है। बाबर आजम ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे की बड़ी वजह क्या है, लेकिन इस्तीफे के साथ ही अगले ही लम्हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता कई सालों पर मुहित बाबर आजम की कप्तानी का दौर खत्म हुआ। आप नए कप्तान कौन होंगे? लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि बाबर आजम से मुतल्लिक कहा यह जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन की जानिब से यह कहा जा रहा था कि बाबर आजम सिर्फ वनडे की कप्तानी करें, ओडीआई के लिए नई क़यादत। और उनका इशारा, बाज़ ज़राए ये बताते हैं कि मोहम्मद हारिस को वो टी20 के लिए कप्तान बनाना चाहते थे और बाबर को सिर्फ ओडीआई तक महदूद करना चाहते थे। लेकिन बाबर आजम ने आखिर में यह फैसला किया कि वो किसी भी फॉर्मेट्स की कप्तानी नहीं करेंगे और वो रिजाइन करके। और उसके साथ ही अब दूसरी जानिब जो नाम सामने आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का नाम ज़ेर गर्दिश है कि मोहम्मद रिजवान अगले कैप्टन होंगे। और बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि शाहीन कैप्टन नहीं होंगे, हारिस को भी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान इस वक्त मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बाबर आजम ने इस्तीफा दिया और दूसरी जानिब पीसीबी की जानिब से इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, उधर पीसीबी ने मंजूर कर लिया। बाबर आजम के इस इस्तीफे को, फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि काफ़ी अरसे से बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो कप्तानी को छोड़ दें। और मैं ये फील कर रहा था कि बाबर ने जब ये देखा होगा कि वो आउट ऑफ फेवर या आउट ऑफ सपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द बोर्ड एज वेल एज दी उसके जो अपने साथी थे प्लेयर्स, और मेरा ख्याल है जो टीम मैनेजमेंट है वो भी प्रॉब्ली चाहती होगी कि चेंज लाया जाए। तो इस वजह से बाबर ने इस चीज़ को फील किया। उसने कहा कि बजाय इसके कोई मुझे सैक करे, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। इन अ वे लेट्स सी कि ये डिसीजन उसका कितना अच्छा है या कितना नहीं, क्योंकि अब उसको ये एज ए प्लेयर, जैसे वो कह रहा है कि मेरे सारा फोकस जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर करना है और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो लेट्स सी अगर वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हैं, अगर उस मेंटल ब्लॉक से निकल आते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, ना सिर्फ ये एज कैप्टन बल्कि उनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा नीचे गिरा था। सो मेरे अपने नजदीक अब देखना यह है कि आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, क्योंकि मेरे नजदीक तो पाकिस्तान के पास लीडरशिप मटीरियल तो अभी तक है नहीं। अब सिवाय एक रिजवान के ऊपर सबकी नजरें पड़ रही हैं कि जी वो वाहिद बंदा है जो कि शायद पाकिस्तान को लीड कर ले। लेकिन ऑब्वियसली बोर्ड ने डिसाइड करना है, वो जो भी अच्छा कैंडिडेट देखेगा उसको वो चुन लेगा। लेकिन मेरे नजदीक बाबर ने मेरे ख्याल है कि ठीक डिसीजन लिया। अच्छा हारून साहब, बाबर एक तरफ आपने भी इसका जिक्र कर ही दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहता हूं। तो दुनिया में और भी बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो कप्तान बने, लेकिन बतौर कप्तान वो अच्छा परफॉर्म ना कर सके, फिर कप्तानी छोड़ी, बतौर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते रहे, बड़ा नाम भी कमाया और दुनिया में शोहरत भी बनाई। तो आप समझते हैं कि बाबर का इस तनाजुर में फैसला दुरुस्त है? अगर इसी सूरत हाल को देखा जाए कि सिर्फ वो बैटिंग को फोकस करें, तो फिर इससे उनकी बैटिंग में निखार आता हुआ नजर आएगा आपको? देखिए, एक तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इनफैक्ट हम जो टीम की जो हार या जीत ये जो है वो सारी की सारी जो है हम कप्तान के ऊपर डाल देते हैं। खास तौर पर हार, जी जैसी कोई जी। टीम हारती है तो लोग कप्तान को उसका मोरद इल्जाम ठहराते हैं कि जी कैप्टन ठीक नहीं था। और जब टीम जीतती है तो मैं फील करता हूँ कि उस वक्त तो कैप्टन को क्रेडिट नहीं मिलता। उसको कहा जाता है कि जी फलाने हम्म। बॉलर ने आउट कर दिए तो टीम जीत गई, फलाने बैट्समैन ने रन कर दिए तो टीम जीत गई। सो ये थोड़ा सा तजाद है यहाँ पर। आई थिंक लोगों को समझने की जरूरत है कि कैप्टन जब तक कि उसके बाकी 10 साथी उसका साथ नहीं देंगे, और इससे अगर फील्डिंग में कोई अगर बॉलर के कैच नहीं कर रहा, अगर कोई बैटिंग में रन्स जो है वो नहीं बना रहा, सो ऑब्वियसली ये कंट्रीब्यूशन मिलकर ही टीम की कामयाबी या उसकी हार की जामिन बनती है ना। सो मेरे अपने नजदीक कप्तानी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि टीम के बाकी मेंबर्स जब सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, दुनिया भर के जितने भी कैप्टन हैं, ठीक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जरूरत होती है कि उनके जो साथी हैं वो भी तो कंट्रीब्यूट करें। अगर आप पाकिस्तान की पिछले 5 से 6 साल को अगर आप देखते हैं, तो बाबर आपका मेन स्टे था बैटिंग का। आप देख लें कि जब भी बाबर आउट होते थे जल्दी, पाकिस्तान की बैटिंग फेल हो जाती थी। आई विश कि बाबर अपनी उस फॉर्म को वापस ले आए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। देखें, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए ना। बाबर को तो आपने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जब आपने वर्ल्ड कप के दौरान ही कहना शुरू कर दिया कि जी हम बाबर को कप्तानी से हटा दें। तो आप सोचिए, दूसरी एक कैप्टन एक टीम को हम्म। लीड कर रहा है, इंडिया में है, और यहाँ से कहा जा रहा है कि जी वो टूर्नामेंट के बाद उनको हम हटा देंगे। सो ये सारी चीजें उसके जहन में आई होंगी।
मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबर जिस किस्म का बैट्समैन है, मैंने तो उसको अंडर 16 से देखा हुआ है ना। जी हमने जी। अंडर 16 का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें से उसको पिक किया था। उसके बाद वो अंडर 16 में भी उसने रन किए, फिर आगे बढ़ते हुए वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा बैट्समैन बन गया हुआ है। और आई विश कि वो अपनी फॉर्म को वापस लेकर आए और अगेंस्ट इंग्लैंड वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो हारून साहब, इससे तो फिर ये तासुर मिलता है कि बाबर भी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता शायद इस तमाम तर सूरत हाल को मिस मैनेज कर रहे हैं, मिस हैंडल कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर खिलाड़ी जो हैं उनके इख्तलाफात की भी खबरें आती हैं। इसका मतलब है फिर तो इन तमाम तर मामलात को पीसीबी खुद से ठीक नहीं कर पा रहा। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, देखिए इसमें भी कोई कसूर तो मैं नहीं समझता कि हम किसी एक को ही हम इल्जाम दे देंगे। अगर जी आप जी। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पिछले 4 साल के हालात देखें, अगर आप 4 साल के हालात देखते हैं तो उसमें आप देखें 3 से 4 तो चेयरमैन चेंज हो गए, 3 से 4 आपकी सिलेक्शन कमेटीज चेंज हो गई हैं, हम्म। आपने कैप्टन को चेंज किया, आप शाहीन आफरीदी को लेके आए और उसके बाद आपने उसको एक सीरीज के बाद हटा दिया। तो इनफैक्ट जो ये सिलसिला चला है ये तो पिछले 3-4 साल से है। हम इस करंट बोर्ड को कह देंगे जी यही इसके जिम्मेदार है। यस, मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि ये जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, मोहसिन नकवी साहब जो है प्रॉपरली उनको एडवाइजेस वो सही नहीं मिल रही, जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि वो इतने मसरूफ हैं, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरा बहुत ही अहम ओहदा भी है उनके पास। जी जी। सो वो प्रॉपर इतना टाइम नहीं दे सकते होंगे क्रिकेट बोर्ड को। और वो जो भी उनको एडवाइजेस मिलती होंगी उनके इर्द गिर्द से, और बदकिस्मती से वो अपने साथ 2-3 ब्यूरोक्रेट्स लेकर आ गए। उन हम्म। ब्यूरोक्रेट्स को तो पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है, कैसे चलती है उसकी, किस किस्म के ये सिलसिले होते हैं। क्योंकि बिल्कुल। मैंने जब मोहसिन नकवी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा है, तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो डिस्कस करने आते हैं या डिस्कशन कर या जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो फौरन वो अपने दूसरे साथी को कह देते हैं कि जी ये तो क्रिकेटर ही इसका जवाब देगा। तो हम्म। इससे पता लगता है कि उनको बहुत ज्यादा भी क्रिकेट जो है वो, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, जब तक वो फुल टाइम नहीं देंगे वो क्रिकेट की इंट्रिकसीज को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको जो भी मशवरे देंगे वो कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद जो डिजास्टर होता है तो आप देख लेना, मैं आपको 2-3 इंस्टांसेस दे देता हूँ। अंडर 19 का टूर्नामेंट इन्होंने शुरू किया और वो हम्म। शुरू होके 2 दिन होने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट खत्म कर दिया। हम्म। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी थी अगेंस्ट इंग्लैंड, आपने व्हाइट बॉल की वनडे क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा दिया। आप मुझे हम्म। बताएं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की कोई तैयारी है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की? आपके किसी प्लेयर ने पिछले 10 महीने से लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट ही नहीं खेली। बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट टेम्परामेंट हारून होता है साहब, जब इसका आप तो वनडे इतराफ क्रिकेट खुद खेलते हैं। कैप्टन कर रहे हैं। शान मसूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शायद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है उसकी तैयारी नहीं कर सके उस तरह से, हम चैंपियंस कप में थे, वो और फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है। ये तो खुद कैप्टन भी इतराफ कर रहे हैं कि हमारे से ऐसी तैयारी करवाई गई, नेक्स्ट सीरीज हमारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी। सो इनडायरेक्टली तो देखे ना, वो बोर्ड को ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि आपने जो तैयारी के लिए मौके थे। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा कि चेयरमैन ने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलवाया था, जिसमें मैं भी गया था उसमें। वहां जब हमने हमारे सामने उन्होंने ये पेश किया तो हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज है, आपने वनडे का टूर्नामेंट पहले करवा दिया। हम्म। आप वो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, उसमें 3.5 घंटे का एक सेशन होता है, वेयर टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट है, उसमें 3 सेशन होते हैं 2-2 घंटे के। उसका बिल्कुल एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होती है प्लेयर की। आप बिल्कुल 29 तारीख को ये टूर्नामेंट खत्म होता है और 10, 8 या 9 तारीख को आप टेस्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। आप रेड बॉल की तैयारी कैसे करेंगे? किसी बॉलर ने 20 ओवर नहीं किया आज तक दिन में, किसी बैट्समैन ने 3 सेशन में बैटिंग नहीं की। तो इसलिए ये इश्यूज तो वो सही कह रहे हैं जो भी प्लेयर कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश की सीरीज आपने ऑफ सीजन में ऑर्गेनाइज कर ली। हम्म। यानी आपको तो ये देखना चाहिए था कि आपके यहाँ तो क्रिकेट ही नहीं होती है अगस्त में, आपने हम्म। वो क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट सीरीज आपने जो है वो ऑर्गेनाइज कर ली। तो प्रॉब्ली जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को जो हमारे फ्यूचर टूर प्रोग्राम को देखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि आपके क्रिकेटर्स जो हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो तो रेड बॉल क्रिकेट खेले ही नहीं है पिछले 1-1.5 साल से। बिल्कुल। क्योंकि वो T20 था, वनडे था और उसमें वो व्हाइट बॉल क्रिकेट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप 10 ओवर करते हैं 50 ओवर्स में, और T20 में आप 4 ओवर्स करते हैं, फिर इस टेस्ट मैच में आपको 20-20 ओवर कराने पड़ते हैं। सो मुझे ये मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाएं टेस्ट क्रिकेट की सिनेरियो में। क्योंकि मुझे डर ये है कि तमाम फास्ट बॉलर्स, क्योंकि जिस किस्म की ये पिचेस बनाएंगे, स्लो पिचेस बनाएंगे और उसमें फास्ट बॉलर्स को जोर लगाना पड़ेगा। सो आई होप कि ये हमारे सारे फास्ट बॉलर जो खेलेंगे टेस्ट मैचेस में, वो ये टेस्ट मैचेस या टेस्ट सीरीज को सहार जाए।
खुदा ना खास तो कोई बीच में अगर एक दो अनफिट हो जाते तो आपके पास तो पीछे लड़के ही मौजूद नहीं। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी और उस कप्तानी पर उनके इस्तीफे के हवाले से। साथ में पीसीबी ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। चैंपियंस कप को ऐसे वक्त में रखा जब आपके सामने टेस्ट सीरीज थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अच्छा हारून साहब, अभी जो नाम आ रहे हैं बाबर आजम के बाद, जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि सबकी नजरें मोहम्मद रिजवान की तरफ जा रही हैं, फिर कुछ लोग बाज हल्के शाहीन अफरीदी का भी नाम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं से फिर दबे लफ्जों में खबर यह भी आती है कि T20 के लिए स्पेशली मोहम्मद हारिस का नाम भी सामने आ रहा है। तो कौन बेहतर हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? जो दस्तयाब प्लेयर्स हैं, यही नाम है, यही लोग हैं, इनमें से कौन बेहतर साबित हो सकता है अगर बाबर नहीं है तो? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो मैं जितने भी नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, उनको मैं ये बता दूं कि देखें, पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, वो लीडर्स प्रोड्यूस नहीं करता। बदकिस्मती से हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेटअप है, उसमें कैप्टन्स प्रोड्यूस नहीं होते, डेवलप नहीं होते। आप जितना भी पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, पाकिस्तान में कैप्टन जो भी आए हैं, उन्होंने आते ही पाकिस्तान टीम को लीड किया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट से कप्तानी की हुई हो। इसीलिए मुझे रिजवान के ऊपर थोड़ा सा जो मेरी नजरें पड़ती हैं, वो इसलिए कि रिजवान ने केपी को बहुत अरसे से वो लीड करते रहे हैं और अपनी टीम को काफी कामयाबियां दिलाई। और जिस किस्म का मैंने रिजवान को ये देखा है कि वो अंदर जिस तरह टीम को हैंडल करता है, उसमें मुझे सूझबूझ नजर आती है। उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स, उसकी बॉलिंग चेंजेस, किस वक्त प्रेशर डालना है, किस वक्त डिफेंड करना है, ये सारी चीजें मुझे उसमें नजर आती है। बट आई विश कि वो अपने उन टीम मेंबर्स को, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, लोग जब वो कैप्टन नहीं भी थे तो उसको बहुत रिगार्ड करते थे। तो मैं ये फील करता हूँ कि मुझे तो वही नजर आता है। बट अब मसला ये है कि वो जो एक साया कॉर्पोरेशन का जो वो एक ऊपर के ज़हनों में आ गया हुआ है, क्योंकि वो एजेंट है। हाँ। और आई थिंक ये मेरे नजदीक जो एजेंट इन प्लेयर्स के होते हैं, वो दुनिया भर में है। इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान की प्लेयर्स के ही एजेंट्स हैं। दुनिया में भी हम जब बड़े बड़े कोचेस को हायर करने जाते हैं तो उनके एजेंट से ही राब्ता करते हैं। सो अब यहाँ पर ये है कि एक ही एजेंट है और सारे प्लेयर्स उसके आले दुआले, यानी उसके इर्द गिर्द हैं। सो वो प्रॉपर्ली हर एक की नजर में खटक रहा है। वो जो भी एजेंट है, तलहा शायद उसका नाम है, बिल्कुल, तो तलहा, वो ये कहते हैं कि मैनिपुलेट कर लेता हूँ। ये ऐसे नहीं हो सकता। मेरे अपने नजदीक उसका तलहा का काम सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है, उसमें उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई फी होगी। दुनिया भर में एजेंट्स अपनी फी लेते हैं और उसके बाद वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं उनको वो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं। सो आई थिंक इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। और अगर रिजवान आप समझते हैं, मेरे नजदीक तो रिजवान के अलावा मुझे और कोई चॉइस नजर नहीं आती। अच्छा, T20 में भी होना चाहिए, वनडे में भी। जी। और मैं हारिस का जो आपको बता दूं, देखिए हारिस को किस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसको कप्तान बना दे? अभी तो उसकी जगह ही नहीं है टीम में। उसकी तो जगह बनाने के लिए आप मुझे बताएं कितना कंसिस्टेंट है वो पिछले 2-3 सालों से। उसको ए टीम में भी भेजा हमने, हर जगह। किसी एक मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी बता दे। बैटिंग में उसने कभी कोई अपनी टीम को मैच जिताया हो? एक 30-40 का रन कर देने से, एक दो इनिंग खेलने से आप एकदम से लोगों को इतना ऊपर चढ़ा के और उसको कह देंगे पाकिस्तान का वो लीड करे? ये तो बड़ा मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा सर, ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। इस वक्त जो चैलेंज है वो है ग्रुपिंग भी है। और जिस तरह से तलहा का जिक्र होता है या फिर एजेंट के हवाले से तलहा का जिक्र होता है, तो ये तमाम प्लेयर्स, आपने भी कहा कि उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो जिन प्लेयर्स से मुतल्लिक खबरें आती हैं कि वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, कप्तानी की जंग चल रही है पाकिस्तान टीम में, और क्या रिजवान कैप्टन बनेंगे या बन जाते हैं, तो ये इन मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा? ये ग्रुपिंग वाले जो मामलात और मसाइल पाकिस्तान टीम के साथ चिमटे हुए हैं। देखिए, मैं तो इस चीज को नहीं मानता। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई एजेंट जो है वो इतना हावी हो प्लेयर्स के ऊपर कि वो सारी चीजें जो मैनिपुलेट करवा सके। क्योंकि ऐसे नहीं होता। उसका काम तो सिर्फ यही है कि जी, अगर बाहर की किसी लीग्स में किसी को प्लेयर चाहिए तो वो तलहा को कांटेक्ट करेगा। तलहा के पास सारे प्लेयर्स हैं। इसलिए कि देखें, हमारे यहाँ अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ पर अभी वो एजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ नहीं है। बाहर के ममालिक में तो एजेंट्स जो है वो होते हैं, हर प्लेयर का एजेंट होता है और वो बहुत ज्यादा तादाद में। हमारे यहाँ अगर तलहा रहमानी ने अगर ये शुरू किया हुआ है और उसके बाद अगर प्लेयर्स आ गए हैं, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात तो नहीं है।
दूसरे कोई एजेंट्स है ही नहीं तो प्लेयर्स किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे ना। हाँ, अगर आपको कोई कॉन्क्रीट सबूत मिल रहा है जिसमें आपको ये फील हो रहा है कि वो इनके ऊपर उनको मैनिपुलेट करता है और जो चीज वो करवाना चाह रहा है इनसे प्लेयर्स से वो प्लेयर्स कर रहे हैं, तब तो आप उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। मेरे अपने नजदीक जब तक कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तो इस चीज के ऊपर ये मुबालगे में चला जाता है और आप अननेसेसरी आप प्लेयर्स को जो है ना वो मलाइन कर देते हैं किसी भी चीज। सो अगर तो उसके साथ मिलके, अब मुझे एक याद आता है कि रिजवान के ऊपर ये आया था कि उसने शायद कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है उस साया कॉर्पोरेशन। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता, दैट आई डोंट नो। सो मेरे अपने नजदीक इस वक्त पाकिस्तान को क्लीन स्लेट के साथ सोचना चाहिए और जो पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को वो फैसला करना चाहिए। एक और चीज जो मोहसिन नकवी साहब ने की है वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी है। वरना ये तो चेयरमैन की सवाबदीद होती थी कि वो कप्तान अनाउंस करे। उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो सिलेक्शन कमेटी के हवाले कर दी हैं। अब सिलेक्शन कमेटी में भी तो आप देखें ना कि सिलेक्शन कमेटी का और प्लेयर का भी तो आपस में अच्छा रैपो हो सकता है ना। तो सिलेक्शन कमेटी भी किसी को अनड्यू फेवर दे के उसको कप्तान बना सकती है। सो इसीलिए जो चेयरमैन थे ये उनकी सवाबदीद होती थी और वो देखते थे कि जो भी टीम के लिए बेहतर होता है वो डेफिनेटली राय लेते थे हर एक से। मैं इसीलिए आपको बता, देखिए उसका रीजन मैं बता रहा हूँ ना। देखिए कोचेस का जो सिलेक्टर्स का काम ये होता है कि उन्होंने पूरी की पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को मॉनिटर करना हो। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम तो इंगेज रहती है, या तो किसी फॉरेन टूर पे होती है, या वो T20 खेल रही होती है, या वनडे खेल रही होती है, या वो टेस्ट सीरीज खेल रही होती है। सो ना कोचेज अवेलेबल होते हैं सिलेक्शन के लिए, ना आपके कैप्टन अवेलेबल होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आप मुझे बताएं कि आपने उनको पार्ट बना दिया तो बेसिकली तो आपके पास जो सिलेक्टर्स जो है वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को देखेंगे ही नहीं। सो इसीलिए सिलेक्शन का पैनल अलग होता था और ये सिर्फ कैप्टन और कोच आते थे और मशावरत के तौर पे वो अपनी वो देते थे आरा, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ये फील करती थी कि यार अगर ये एक दो प्लेयर्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि इनका एम्फेसिस है और अगर वो टीम के लिए जरूरी है तो सिलेक्शन कमेटी बाय एंड लार्ज उनकी इस बात को मान के उनको एक या दो प्लेयर्स दे देती थी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी थ्रू आउट मॉनिटर कर रही होती थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को और वहां से प्लेयर्स को वो देखती थी और वो जिम्मेदारी लेते थे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद। ने बात की है मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदलती हुई सूरत हाल की, जिसमें बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और उससे अगले ही लम्हे पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अब अगले कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम जेर गर्दिश है। देखते हैं कि कौन कैप्टन बनता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।